जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हम एक पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसको कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट चैप्टर्स के अलग अलग वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। अब ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 आएगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूँ आज इस चैप्टर के अंदर कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और ये कैसे एक सब्जेक्ट का रूप बना। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इस जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये पहले कोई राजनीति का हिस्सा नहीं था। क्योंकि आप बताओ, अब एक बाप है, मतलब पिता है, और एक बच्चा है, एक पिता है और एक बच्चा है। अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? क्या पहले के माँ बाप ऐसा कुछ करते थे? अब मान के चलो, आज से आप अपने घर में पूछना कि 15वीं शताब्दी में या जब सन 1500 या उससे पहले क्या माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए कोई चीज़ कोर्स करते थे? तो सीधी सी बात है, नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, आज के टाइम में अगर आप पेरेंट्स बनेंगे तो आप क्या करेंगे? पहले आप अपनी किताब खरीद के लाएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि कैसे बच्चों की केयर करनी चाहिए, कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर है राजनीति के विषय में भी। पहले जब राजनीति में संबंध बनाए जाते थे तो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो आपसी संबंध अपने दिमाग से बनाया करते थे। मान के चलो किसी राजा को कोई बुरी बात लग गई तो पूरा का पूरा युद्ध छेड़ देता था। और आज के टाइम में किसी प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो जाए तो वो अपने देश को उसके लिए जोखिम में नहीं डालेगा, वो अब हर एक बंदे की सोचेगा, वो हर किसी से पूछ कर विचार करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा मोटा मोटा जो समझाने का अर्थ था वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, या फिर हम कहें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो दो देशों या दो से ज़्यादा देशों के बीच के जो संबंध है, पहले इस पर कोई भी पढ़ाई नहीं होती थी, ये कोई राजनीति का विषय ही नहीं था। पर क्या हुआ, समय जैसे बीतता गया, इसके ऊपर किताबें आई, लेखकों ने इस पर विचार किया और धीरे धीरे इसे एक सब्जेक्ट बनाया गया। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, या वो अगर देश को कुछ भी दे सकता है तो वो एक ही तरह से दे सकता है, अपने देश के संबंध सुधार कर। ठीक है, क्योंकि देखो, कोई भी बंदा कुछ भी बन के देश को फ़ायदा पहुंचा सकता है। जैसे मान के चलो डॉक्टर है, वो लोगों की सेवा कर देगा। लेकिन आप राजनीति विज्ञान पढ़कर सबसे बड़ा काम क्या कर सकते हो? तो आप सबसे बड़ा काम ये कर सकते हो कि अपने देश के रिलेशन सुधार सकते हो। अपने पीएम सीएम जब आप इनके नीचे काम करेंगे, जब एक अच्छे अफसर बन के काम करेंगे, तो अगर आपको राजनीति की समझ होगी तो आप उनको अच्छे विचार दे सकेंगे। तो सबसे बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है वो एक राजनीति विज्ञान का छात्र ही करता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। तो हम समझ में आ गया यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या फिर जो हम कहें कि दुनिया में जब से राजनीति की किताब आई है, जब से राजनीति आई है, तब से लेकर 18वीं सदी तक राजनीति के अंदर किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर कोई किताब बनी ही नहीं थी। तो अब यहाँ से हम थोड़ा हटते हैं। तो आपको ये बात, पहली बात समझ में आ गई। पहली बात क्या है कि ये कोई विषय था ही नहीं, 18वीं सदी के बाद ये विषय आया है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है ये इतने ज़रूरी क्यों बन जाते हैं दोस्तों। तो देखो, ये इसलिए ज़रूरी बन जाते हैं, जैसा कि आज के टाइम में सबसे ताज़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अफ़गानिस्तान का। उसके बाद आप देख सकते हो अभी लगभग हालत जो है वो आप देख सकते हैं पाकिस्तान की। उसके बाद में आप श्रीलंका की। तो ये 3 कंट्रीज़ आप देख ही रहे होगे अपने सामने। इन 3 कंट्रीज़ में कैसे अभी हाहाकार मचा हुआ है। तो आप कहेंगे इसमें हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? तो देखो,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना बच्चों एक चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ ना खैरात में नहीं मिलती। खैरात में मतलब है कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। कोई भी देश किसी के लिए ना उसका कभी दोस्त है ना कोई उसका दुश्मन है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे मैंने तीनों देशों का कोई एग्जाम्पल क्यों दिया, तो अफ़गानिस्तान में देखो आप कि अफ़गानिस्तान में भी क्या हुआ है कि वहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, और अमेरिकन को वहाँ से भगा दिया। अब उस देश की हालत क्या हो गई है, उस देश के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो सारे के सारे टूट गए हैं। कोई भी देश उसे अपनी चीज़ें नहीं भेज रहा है, वहाँ पर उनके पूरी तरीके से शासन ख़राब हो गया है। और अफ़गानिस्तान जो है वो एक बहुत रिच कंट्री है। रिच का मतलब ये नहीं कि अमीर, रिच का मतलब है वहाँ पर बहुत से संसाधन हैं जो उनका आगे बहुत भला कर सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, पाकिस्तान जब बना था तो उसको बहुत सा पैसा सपोर्ट दिया गया था, वर्ल्ड में उसे बहुत सपोर्ट मिला था, लेकिन उसने उस पैसों का क्या किया, गलत इस्तेमाल किया, उससे टेररिज्म फैलाया, है ना। इसी तरीके से श्रीलंका को हम देख सकते हैं, उन्होंने हर चीज़ करी लेकिन अपनी जो देश की राजनीति थी वहाँ पर एक ही पार्टी एक ही परिवार को पनपने दिया, तो आज उनके उधर कैसे हालत हो गई है, उनके इधर पेट्रोल की दिक्कत हो रही है। तो मैं इन तीनों संबंध, आप सोचेंगे कि ये तो उन तीन देशों की अपनी घटना है तो उससे हमें क्या। तो देखो दोस्तों, जब भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले फ़ायदा कौन उठाता है, जो आपके आस पड़ोस के देश होते हैं जिनसे आपके संबंध होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब दुनिया में, ठीक है, कोविड आया था तो उस टाइम में पेट्रोल के जो रेट थे वो बहुत गिरा दिए गए थे, है ना। उस टाइम में लोगों ने जो मतलब जो अच्छी कंट्री जिनके पास बहुत स्टॉक रखने की जगह थी उन्होंने उसे सस्ते में ख़रीदा, माइनस में भी ख़रीदा, मतलब कि उसे सिर्फ लाने जाने का खर्चा हुआ था। तो यहाँ पे अब समझ में आ रहा है आपको। तो आप कह रहे होंगे अब तक हम गोल गोल घूम चुके हैं और अब तक हमने शुरुआत करी नहीं। तो मैं आपका एक विचार बना रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया सब कुछ। तो मैंने अब तक क्या क्या समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहली बात याद रखना कि ये कोई विषय नहीं था। दूसरी बात याद रखना है यहाँ पर कोई किसी को फ्री में नहीं बांटता, सबका सबसे कोई ना कोई मतलब है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप हमने तो यहाँ तक अभी तक क्या पढ़ा है, वेस्टर्न के हिसाब से, अंग्रेज़ों के हिसाब से, या कि राजनीति जो एक विषय नहीं था, राजनीति तो विषय था, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो था या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो थी वो कोई विषय नहीं था। परंतु आपको हमारे चाणक्य जी याद होंगे। चाणक्य जी जो थे उन्होंने उसी टाइम में बता दिया था कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसको अपने दूसरे देशों से संबंध कैसे बनाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भारत था वो शुरू से ही इन चीज़ों को जानता था। यहाँ तक कि चाणक्य जी को इतनी नॉलेज थी कि वो ये भी बता देते थे कि उन्होंने एक राजा की तो सोच रखी थी, उन्होंने ये तक सोच रखा था कि इनके मरने के बाद कौन सा राजा आएगा, वो उसको कौन समझाने वाला होगा और उसको कैसे राजा को शासन करना चाहिए, ये सब चीज़ें इनको बताई थी। आसपास के देशों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं कि जब संबंध एक देश दूसरे देश से बनाता है तो उस टाइम से कैसी कैसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों उसे ध्यान में रखना चाहिए कि उस देश के फीचर क्या है। फीचर का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कहूँ कि भारत कैसा देश है, दुनिया भारत को किस तरह से देखता है, तो आप सबसे पहली चीज़ सोचेंगे और पाएंगे कि सत्यमेव जयते। हम क्या कहते हैं, सत्यमेव जयते। तो मतलब हमारा पहला मानना क्या होता है कि सच्चाई वाले लोग हैं, हम सच को ज़्यादा मानते हैं, मतलब कि सर कटा लेते हैं लेकिन हम गलत नहीं होने देते, ऐसी हमारी धारणा है। दुनिया में भी यही धारणा है कि इंडिया एक फ्रेंडली नेशन है, एक बहुत अच्छा देश है। अतिथि देवो भव, आपने सुना ही होगा कि मतलब रिस्पेक्ट करता है, कोई भी आए किसी भी देश से आए। हमने आज तक बहुतों को पनाह दी है। कुटुंब दुनिया को एक देश मानता है ना। तो ये किसकी खासियत है, भारत की। अब मैं आपको कहता हूँ कि दूसरी खासियत क्या है। अब जैसे मान के चलो फ्रांस की बात करूँ, अब फ्रांस की खासियत क्या है, तो आपने सुना होगा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था उस टाइम में नारे दिए गए थे। अगर मैं आज आपसे बात करूं कि अमेरिका को किस तरह से देखा जाता है, तो सीधी सी बात है, जो व्यापारी देश है वो फ्री ट्रेड ऐसी ऐसी बातें करता है, वो अपने देश में उन्हीं लोगों को बुलाता है जो उसके देश के लिए फ़ायदे पहुंचाते हैं, उसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं। ही इज़ जब बस प्रॉफिटेबल है कि उसको, ही इज़ ओनली द प्रॉफिटेबल कंट्री। उसको पता है कि इससे मुझे प्रॉफिट चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, ठीक है। उसको अगर मान के चलो अपने सबसे बड़े दुश्मन से ही बात करनी पड़ेगी ना तो कर लेगा। उसके बाद में अगर मैं कहूँ जापान से, अब जापान देखो ऐसा देश है कि वो बिल्कुल भी
पक्का देश है। अब क्या हुआ था एक बार जापान के पास कि वहाँ पर लोगों को संतरे बहुत पसंद है, ठीक है, संतरे जापान के लोगों को। और अमेरिका ने ना जो 2 बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अमेरिका से बहुत रेयर ही चीज़ को एक्सेप्ट करी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जापान को आप यहाँ से क्या मानेंगे कि वो जो है अपने प्रिंसिपल पे, अपने पक्के पे रहने वाला, दुश्मन को नहीं भूलता है ना। ऐसे करके आप हर एक देश का अनुमान लगा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक समझ बन गई होगी कि देश दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है आसपास। तो आप जब राजनीति के स्टूडेंट हैं तो आपको इस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप आईएएस, आईपीएस या फिर कुछ भी ऐसा बनना चाहते हैं फ्यूचर में, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं, और मैं सही बताऊं तो राजनीति के अंदर सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट सब्जेक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। अब हम आप टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय दे, तो आप क्या कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो 18वीं सदी से पहले कोई पढ़ने का विषय नहीं था। इसके ऊपर कोई ख़ास रिसर्च नहीं होती थी, खास ध्यान नहीं दिया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया। और पहली बार इसे किसने किया? जेरेमी बेंथम ने। किसने किया? जेरेमी बेंथम ने। जेरेमी बेंथम ने ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि चाणक्य ने किया, या फिर वैसे एक उस रूप में नहीं इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल किया इंटरजेनेट के रूप में। इंटरजेनेट का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में क्या हुआ ना, दो देशों के बीच में क्या चल रहा है, उसे बोला गया। अब आप कहोगे कि सही, यही तो आप बता रहे थे हमें कि क्या कहते हैं, दो देशों के बीच जो संबंध होता है, और आपने अभी एग्जांपल्स भी दिए। लेकिन नहीं, इंटरजेनेट्स क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। दो देशों के बीच के संबंध को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उस समय में कहा जाता था, ठीक है। अब आपको पता है अभी हमारे देश में G20 सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे कितने सारे देश आएंगे, ठीक है। किस देश को कैसे कैसे अपने संबंध बनाने हैं, क्या क्या बातें रखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप दूसरा है, और पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप क्या था कि भाई दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच जो संबंध बनाए जाते हैं उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते थे। और इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? जेरेमी बेंथम ने। इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था, बाद में ये सब्जेक्ट बना। तो पहले आपने एक राइटर का नाम दिया, इस एग्जामिनर को पता है कि इसे कहीं ना कहीं पता है कि हम पढ़ने के जा रहे हैं। अब रेजर जॉस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है ना वो सिर्फ एक कानून है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? सिर्फ एक कानून है। अब ये बात बिल्कुल सही है। अब कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैसे मैं कहूँ कि 2 = 1 + 1, ये सही है कि 1 और 1 2 होते हैं। वैसे ही राइजर जोक का मानना था अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ नहीं होता, एक कानून होता है। कानून मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक कानून। जैसे कि अगर आप हम पे हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे, ठीक है। अगर आप हमसे दोस्ती करोगे तो हम आपसे दोस्ती करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि इंडिया और पाकिस्तान सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझने के लिए, इनके बीच में गलत या फिर जो है मार काट का रिलेशन क्यों है? क्योंकि दोनों ही देशों में कभी भी एक ऐसा बंदा नहीं आया दोनों तरफ से जिसने ये कोशिश की हो कि शांति हो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ तो नहीं, हम इंडिया वाले मानते हैं कि हमने हमेशा कोशिश की और पाकिस्तान ने गलत किया, बट ऐसा माना जाता है वर्ल्ड में कि भाई इन दोनों देशों में ऐसा हो रहा है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि आप कभी भी न्यूज़ सुबह सुबह खोल लीजिए और वहाँ पर न्यूज़ में आपको हमेशा एक खबर मोस्टली मिल जाएगी कि सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान के द्वारा। अब सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया मतलब कि इधर से सीज़ फायर का मतलब कोई भी फायर बॉर्डर पे कोई भी गोलीबारी नहीं करेगा। अब यहाँ से जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया, फिर भारत ने भी यहाँ से गोली की बौछार कर दी, तो इधर भी लोग मरे और इधर भी लोग मतलब सैनिक शहीद हुए, ठीक है। अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो इन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे कहाँ से होंगे?
ठीक है। उसके बाद में एक देश ऐसा है नेपाल, जिससे अभी हमारे संबंध उतने मधुर नहीं दिखाई दे रहे। वहाँ पर क्या है कि अरे हम आपके लोगों को जाने दे रहे हैं, आप हमारे लोगों को आने दो। तो दोनों देशों के बीच में कोई वीज़ा नहीं है। उसके बाद में यहाँ तक कि दोनों का कल्चर सेम है, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। उसके बाद हम वहाँ के कई प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं, उनको पैसा देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, और वो भी हमारा कहीं वर्ल्ड में कोई हमारा एक बात होती है तो वो हमारा साथ देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यहाँ पे क्या कहता है कि जो भी लॉ बने हुए हैं। अब इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून एक और चीज़ आज के टाइम में बड़ी मॉडर्न हो गई है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आज के समय में क्या हो गया है कि जो 12 नॉटिकल माइल होंगे एक समुद्र के उधर, मतलब ये कंट्री और ये समुद्र है इसका पूरा, तो समुद्र में एक कंट्री का जो जगह होगी वो 12 माइल तक ही होगी, 12 नॉटिकल माइल्स की तक, मतलब ये समुद्र में नापने की विधि होती है। अब इससे आगे जो पकड़ा जाएगा वो वर्ल्ड टेरिटरी मानी जाएगी, और इधर कुछ गलत करता हो जाएगा तो उसे मरीन पुलिस पकड़ लेगी। तो ये क्या है, लॉ है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून ही कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये बात रिजर्व जॉर्ज ने कही, उसने कहा इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई देश किसी से कुछ नहीं चाहता, सब चाहते कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग एक दूसरे से गलत ना करें। अब जैसे मान के चलो पुराने ज़माने में क्या होता था, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो इंडिया क्या करेगा कि पाकिस्तान छोटा है तो इसे अपने कब्जे में ले लो, है ना। उसके बाद में ये बड़ा हो गया, फिर और बड़ा देश दिखेगा, उसे अपने कब्जे में ले लो। तो इस तरीके से वर्ल्ड बढ़ता रहेगा। जैसे आज के टाइम में रशिया कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने आसपास के छोटे छोटे देशों को मिला रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आई इसलिए थी कि ऐसा कोई कानून आ जाए कि सब सुरक्षित रहे। अगर कोई इतना सा देश है वो भी सुरक्षित रहे, और कोई इतना बड़ा देश है तो वो भी सुरक्षित रहे, उसको पुराने ज़माने की तरह राजाओं की तरह डर न लगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या है, यहाँ पर यही बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो पहले सब्जेक्ट नहीं था, फिर उसके बाद में इसका सबसे पहले जॉरम बेंथन ने यूज़ किया, ठीक है, जेरेमी बेंथन ने, फिर राइजर जॉर्ज ने इसे बताया कि ये तो सिर्फ कानून के बराबर है। अब अभी आप कहोगे ये सारे राइटर ना आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप जो भी आप आगे पूरी बुक जब मैं करवाऊंगा आपको, या फिर मैं कहता हूँ कि मैं जब पूरे सब्जेक्ट को कराऊंगा तो ये राइटर आते रहेंगे, तो अब ये राइटर आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। तो अब क्विंसी राइट आते हैं। क्विंसी राइट ने बहुत अच्छी बात करी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपने आप को आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो कंडीशन भी है और डिसिप्लिन भी है। कंडीशन मतलब अवस्था भी है और विषय भी है। यहाँ पर मैंने आपको याद होगा शुरू में एग्जाम्पल दिया था, कौन सा, बच्चे वाला और पिता वाला। देखो, माता पिता जो भी हैं हमारे, उनकी एक जिम्मेवारी क्या होती है कि वो अपने बच्चों को पालते हैं या फिर उन्हें बड़ा करते हैं उनको, ठीक है। और इन बच्चों की फिर जिम्मेवारी क्या होती है, वो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, वो भी फिर एक ऐसा परिवार बनाते हैं। ये क्या है, कंडीशन है, अवस्था है। कंडीशन मतलब क्या हुआ, ये एक अवस्था है जहाँ पर हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, है ना। किस चीज़ से बंधे हुए हैं कि हमें यहाँ पर एक चीज़ है, ये अवस्था है कि भाई माता पिता ही बच्चों वाले हैं। ये जानवरों में भी है कि अगर कोई जानवर जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो जब तक वो अपने पैरों पे स्टेबल नहीं होता तब तक उसका ध्यान रखते हैं, और वो अगला जो जानवर होता है वो भी इस चीज़ को फॉलो करता आता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही कोई देश होता है, उसको एक देश से दूसरे देश को संबंध बनाने पड़ते हैं। जैसे मान के चलो, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि अगर हम चाहें कि पाकिस्तान से हमारा कोई रिलेशन ना हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा पानी जो है वो उनको शेयर करना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान को ना चाहकर भी ऐसा नहीं कि वो हमारा दुश्मन है तो वो ये कहेगा कि मैं इधर से आने वाला पानी नहीं पीऊँगा, मर जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि एक अवस्था है, जब आप इस दुनिया में रहेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्विंसी राइट ने बहुत बड़ी चीज़ कही। तो एक कंडीशन है। आप कहोगे डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब एक सब्जेक्ट, एक विषय जिसे पढ़ा जाना चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए और इस पर एक तरीके से साइंस लगनी चाहिए, ठीक है। अब डिसिप्लिन मैं बताता हूँ। जैसे कि अब मान के चलो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप थे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी टफ़ नेगोशिएटर है। टफ़ नेगोशिएटर मतलब ये है कि उनका मानना था कि अमेरिका जो है ना वो दुनिया का कोई उसने ठेका नहीं ले रखा कि उसके तरह के लोग रहे और उनके लोगों को रोज़गार ना मिले। ये कौन है? ट्रंप, ठीक है।
और वो अपने देश के प्रति बहुत, जैसे कहते हैं ना, कठोर विचार रखने वाले थे कि अपने अपने लोगों को बढ़ते देखना चाहते थे, ये सब चाहते थे, और वो कहीं ना कहीं टैलेंट को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। तो अब जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, वो ये कहता है कि ऐसे टाइम में ना कुछ डील्स इंडिया को या किसी भी देश को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा क्या करेगा, मना कर देगा। तो वो इंतज़ार करेंगे किसका, वो इंतज़ार करेंगे दोस्तों किसका, कि एक अच्छा नेता। जैसे अब उसके बाद कौन आए, जो बाइडेन। अब जो बाइडेन जो है वो इस तरह की सोच रखते हैं कि अमेरिका आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे लोगों को चांस मिले, उनको भी देश की फिक्र है, लेकिन वो जानते हैं कि इस तरीके से अगर हम कठोर बन जाएंगे तो दुनिया का टैलेंट नहीं आएगा, कोई हमें कोई चीज़ खोज कर नहीं देगा। जैसे मान के चलो अब वहाँ पर अमेरिका में कोई भी चीज़ खोजी जाती है तो उसकी रिसर्च टीम में ना बहुत कंट्री ओरिजिन के लोग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इंडो अमेरिकन होते हैं वहाँ पर, सीनो अमेरिकन, चाइनीज़ अमेरिकन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अमेरिकन वहाँ पे उन्होंने, अफ्रो अमेरिकन्स। तो इस तरीके से उन्होंने हर एक कंट्री के कुछ कुछ उनके वहाँ लोग रहते हैं, उस टीम में रहते हैं। वो बहुत ब्रिलियंट माइंड्स है, और वो ब्रिलियंट माइंड्स उन्हें एक चीज़ खोज कर देते हैं, फिर वो उस चीज़ को दुनिया में बेचते हैं, है ना। तो अमेरिका का साइकिल ही चल रहे हैं। और ट्रम्प जी यहाँ पे कहते थे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिकन सब कुछ है, और वही इस टीम में रहेंगे, वही सब कुछ करेंगे, हमारे पास अच्छे मॉडर्न चीज़ें हैं, हम खुद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बाइडेन सही है। तो अब जो डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन मतलब जो सब्जेक्टिव होगा, जो अब पढ़ने वाला छात्र होगा, जो एक राजनीति का बहुत बढ़िया बंदा होगा, वो ये ज्ञान देगा कि हमें किस टाइम पर क्या डिसीज़न ले लेना चाहिए। अब जैसे मान के चलो अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे टाइम में हम दो तरह के रास्ते अपना सकते हैं। या फिर हम उन्हें स्टेबिलिटी देख के उनसे बहुत मधुर संबंध बना ले, या फिर हमें पता है कि वो पाकिस्तान कभी नहीं सुधरता, तो हमें उनके जो अपने जो वहाँ का पार्ट है जो उनके कब्जे में है वो उससे ले लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक सब्जेक्ट भी है। तो अब आपको समझ में आया क्या कि कंडीशन पहले जो था वह कंडीशन था, या अभी भी कंडीशन है कि भाई कंडीशन है, रखना पड़ेगा, दोस्ती रखनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, पड़ोसी देश के साथ मिलना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसे कुछ देना पड़ेगा, उससे कुछ लेना पड़ेगा। और डिसिप्लिन एक सब्जेक्टिव साइंटिफिक रूप में सोचना। तो क्विंसी राइट ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो एक कंडीशन भी है और एक डिसिप्लिन भी है। तो यहाँ तो समझ में आ गया। क्विंसी राइट का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अवस्था व विषय के रूप में पढ़ना चाहिए। उनका मानना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो या दो देशों के बीच की एक अवस्था है और एक समाज सोसाइटी की तरह जहाँ पर किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह संबंध है जिसे कोई विदेश अपने लिए एक नियम बनाता है और उस नियम पर वह अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो भारत की नीति क्या है, सत्य में जयते, वो कभी भी गलत का साथ नहीं देगा। अतिथि देवो भव, सबको अपने उसमें रखने की कोशिश करेगा। उसके बाद में सब एक देश की अपनी अपनी पॉलिसी है, अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, ठीक है, पाकिस्तान की है कि वो इस्लाम को आगे बढ़ाएगा और उनको लगता है कि इस्लाम में ही शांति है, सब कुछ है। तो उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है। जो बुद्धिस्ट है उनके अपने थॉट प्रोसेस है। तो सबके अपने अपने एक थॉट प्रोसेस, अपने एक विचार है। क्विंसी राइट, ये राइट का मतलब क्विंसी राइट है, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वह एक नियम, एक वैज्ञानिक रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जैसे लैब में बैठ के साइंटिस्ट सोचते हैं ना, तो ऐसे ही आप देखना कि एक मेरे पे मतलब ऐसे तो वो वीडियोस जो होती है वो तो आपको रील्स वगैरह में देखने को मिली होंगी। उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो पहले के डोनाल्ड ट्रम्प थे, वो उनसे जो भी मिलता था ना दूसरे देश का बंदा, तो वो उसे क्या करते थे, अब उनके हाथ दबा के उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज करते थे। तो जब मोदी जी ने ये देखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने पहले उससे हाथ मिला के उसका ही हाथ थोड़ा वो कर देगी ताकि वो उनके हाथ को दबा ना पाए, एक गलत मैसेज ना जाए, ठीक है। ऐसे कई चीज़ आप देखना, अगर आप सर्च करोगे या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होते हैं उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने देश कैसे कैसे करते हैं। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, वो किसी देश से कितनी नफरत करते हैं, किसी देश के लिए क्या क्या अपनी बातें रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सब जो होता है ना, उनके पीछे बैठे साइंटिस्ट होते हैं। अब साइंटिस्ट लैब में बैठे वाले नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के, जो इवेंट्स को पढ़ कर समझ कर बहुत चालाकी से समझते हैं, जो इस सब्जेक्ट के एकदम से एक्सपर्ट है, वो ये काम उनको बना कर देते। तो वो क्विंसी राइट का मानना था कि अगर आपको दुनिया से अपने रिलेशन सुधारने हैं
तो आपको ये एक सब्जेक्ट एक साइंस के रूप में पढ़ना चाहिए। ये अवस्था तो है ही, आपको रहना ही है, लेकिन इसे आप एक अच्छी तरह से करिए। ऐसे ही नहीं कि मतलब एक पीएम आया, सीएम आया और वो अपने हिसाब से जैसे मर्जी जिस मर्जी से अपने दोस्ती रख लेगा, वो अपने पर्सनल रिलेशन रख लेगा। नहीं, जब भी वो बात होगी तो एक साइंस की तरह सोचा जाएगा कि हम क्या है, हमसे उसकी क्या ज़रूरतें है, हमें क्या बेचना चाहिए। जैसे मान के चलो, इंडिया से एक टाइम में क्या होता था, इंडिया से ही नील लेके, इंडिया से कपड़ा लेके इंडिया को ही उल्टा महंगा बेचा जाता था। जबकि इंडिया अगर सही से सोचता उस टाइम में तो वो वर्ल्ड को यही कपड़ा एक्सपोर्ट करके और पैसा कमा सकता था। लेकिन नहीं, तो उस टाइम हम क्यों थे, क्योंकि हम गुलाम थे। लेकिन आज के टाइम में क्या, कई चीज़ों पे हमारी पकड़, जैसे हमारे साइंटिस्ट बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ की चीज़ों में योगदान दे रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यही सब बातें कही है। तो क्विंसी राइट कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस तरह से मानते हैं कि व्यवस्था और विषय है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पाल्मर और पार्किन, इनका मानना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान और इतिहास का आपस में मिला जुला संयोग है और यह एक विषय की समझ पर आधारित भी है। अब पाल्मर पार्किन का कहना बहुत सही है। उनका मानना है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, जो इतिहास है और राजनीति है, यही दोनों मिक्स हो गए तो मान के चलो आप पीछे के इंसिडेंट देखोगे, इतिहास में क्या हुआ था, ये गलती नहीं दोहरानी और उसका ध्यान में रखना है, तो आपका क्या बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन जाएगा, है ना। तो पाल्मर पार्किंस का ये विचार है, लेकिन सबसे जो बढ़िया विचार है वो क्विंसी राइट का माना जाता है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे तो आपको बहुत पता चलेगा। अब ई एच कार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक तरह का अटोपियन है, बढ़ाने वाला, दोस्ती बढ़ाने वाला और पहचान बढ़ाने वाला है, परंतु 21st सेंचुरी लीग ऑफ नेशन के बाद फेल होने के इन बातों पर असर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ई.एच. कार यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। तो देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कौन रखता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो रखता है जिसे एक आशा होती है। अटोपियन मतलब आशा रखने वाला, फ्रेंडशिप बढ़ाने वाला, पहचान बढ़ाने वाला, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी जो रशिया है उसे दुनिया की फ़िक्र है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रशिया जो है उसे पता है कि मेरे पास सब कुछ अपना अपना है, मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर लूँगा, उसे किसी की फ़िक्र नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़े सब कर रहा है। चाइना भी यही काम करता है। क्यों, क्योंकि वो, उनको कोई आशा नहीं किसी से भी। लेकिन आज के टाइम में अमेरिका ऐसा क्यों नहीं करता, ये बड़े बड़े देश जल्दी से क्यों नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने से हमारा एक फ़ायदा होगा, हमारी मित्रता बढ़ेगी, हमें एक आशा दिखेगी और यह एक पहचान बनाएगा, दुनिया में हमारी पहचान बनाएगा। तो देखो कितने सारे देश हैं जो बहुत शांति से रह रहे हैं और बहुत सही से रह रहे हैं। लेकिन ये हुआ था कि अब जैसे मान के चलो, मैं आपको इसके लिए थोड़ा लंबा एग्जांपल देना पड़ेगा। पता नहीं आप लोगों को चीज़ें पता है या नहीं, वैसे ज़्यादातर राजनीति के विद्यार्थी हो तो आपको पता ही होगा। अब यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे बामसेफ है, BMCF करके, ठीक है, सार्क है, और उसके बाद में हर एक कंट्री ने अपना अपना बनाया हुआ है, G20 है, G7 है। तो ये सब क्या है, ये सारे देश मिलकर क्या सोचते हैं, ये सब मिलकर बैठकर एक कानूनी प्रक्रिया बनाते हैं। ये एक देशों के लिए कई सारे कानून बनाते हैं, ठीक है। या आपस में किसी देश में लड़ाई हो रही हो तो बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कोविड-19 आया तो ये बोलते हैं कि भाई इसके लिए इस पर विचार होना चाहिए। कोई किसी देश में गरीबी है तो उसे आगे बढ़ाने की सोचते हैं। तो जो दिक्कत होती है वो फेस कर रहे नहीं। जैसे मान के चलो कोविड आया तो उसके बाद में किसी देश पर वैक्सीन नहीं थी, तो इन सब देशों ने मिलकर कहा कि हाँ भाई हम पे वैक्सीन ज़्यादा है, हम दे देंगे। उसके बाद में दुनिया भर में पोलियो था तो उन्होंने कहा चलो भाई हम पोलियो के लिए से ठीक करने के लिए मुहिम उठाएंगे जो गरीब देशों की। उसके बाद में किसी देश पे कोई दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, किसी पेट्रोल, तो सब एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से जो चीज़ प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये सब क्यों उपाय है, क्योंकि ऊपर एक UN है, संस्था बैठी हुई है। उसके बाद में कोई भी संस्था हो सकती है, ठीक है, G20 G8 कुछ भी, और वहाँ पर ये बात रखी जाती है एशियन देश अपनी फ़ायदे करेंगे, ठीक है, सार्क के रूप में। जो उसके बाद में एशियन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, ASEAN वाली, वो जो कंट्रीज़ है वो अपने हिसाब से करेंगी। जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ है तो सब अपने अपने, यहाँ तक कि एक अफ्रीका में भी ऐसा सब रीजन में है, तो लोगों ने अपने अपने खुद एक ज़मीनी स्तर पर संगठन बनाए हुए हैं। तो वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसे फेस कर रहे। तो ये एक होप है ना कि भाई आगे कोई भी चीज़ आएगी तो उसे हम लड़ लेंगे। तो ई.एच. कार का मानना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये जो सब कुछ बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है ताकि इन लोगों को एक होप है, एक आशा है,
और किसको आशा नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बनाएगा। जैसे रूस, वो नहीं बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार मुझे नहीं बनाना, मुझे अभी कंट्रोल करना है और मुझसे कोई भी लड़ लेगा तो वो फ़ायदे में नहीं रहेगा। तो ये मेरी सोच है। तो ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ वही बनाते हैं जिनको एक सोच होती है, जिनको फ्रेंडशिप बनानी होती है, जिसको एक पहचान बनानी होती है दुनिया भर में। अभी भारत क्या है कर रहा है, एक आशा दे रहा है, ठीक है, कि आशा बना रखी कि हम दुनिया में एक तरह से सबको एक करेंगे, फ्रेंड, सब देशों से फ्रेंडली नेशन बना रहे हैं, उसके मार्ग पहचान बना रहे हैं अपनी दुनिया भर में। आज के टाइम में कोई भी युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो इंडिया का विचार उस पर सुना जाता है। तो लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद ये बात नहीं हो पाई, क्योंकि लीग ऑफ नेशन यूएन का एक पार्ट था, ये यूएन उसके जैसा बना है, ठीक है, वो फेल हो गया था, उसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने नहीं यूज़ किया था। और ये हुआ था कि लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या था, आशा थी कि दुनिया में कभी युद्ध नहीं होगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। वो जो आशा थी कि युद्ध हो नहीं होगा वो उसने करवा दिया। आज के टाइम में मान के चलो तीसरा विश्व युद्ध हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आशा है यूएन से वो फेल हो गई। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो बने वो सब के सब बेकार हुए, फिर करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद कहा गया अपने निजी फायदे के लिए कोई भी देश की निजी निर्माता जो किसी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं करते। वो कहते हैं ये है तो सही, आशा देने वाला, ये करने वाला, लेकिन कोई भी देश अगर आज के टाइम में इस दुनिया में रहना चाहता है, वर्ल्ड ऑर्डर में रहना चाहता है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करके नहीं रह सकता, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1 मिनट के लिए रिफ्रेशर दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ दोबारा से। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ये सब्जेक्ट नहीं था, जो रेमी बेंथन ने इसे किस तरह से यूज़ किया, रिजर्व जॉक ने कैसे इसे बताया कि एक कानून है और कानून से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्विंसी राइट ने इसे किस तरह बताया कि सोसाइटी में जैसे में ये अवस्था भी है, हमारे लिए सब्जेक्ट भी है। उसके बाद में पाल में पार्किंस कहते हैं कि भाई ये तो पीछे के विषय को सोच समझ के करने वाली चीज़ें है, इतिहास को याद कर लो और भविष्य में वो गलती मत करो। EH कैर का कहना है कि भाई ये तो आशा बढ़ाने वाला, एक लोग बस एक होप करते हैं और उस होप पर काम करते हैं। उसके बाद में ये कहा गया कि वह कोई भी देश आज के टाइम में फ़ायदे के लिए, अपने देश के बढ़ावे के लिए इस सब्जेक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है मॉर्गेनथौ। मॉर्गेनथौ जो है, ये समझ लो कि आप पूरा अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ने निकलोगे ना तो मॉर्गेनथौ को आपको भूलोगे ही नहीं, क्योंकि इनकी इतना कुछ आने वाला है तो इस राइटर का नाम भूल ही मत जाना। तो इन्होंने कहा है, मैंने एग्जैक्ट वही इसका नीचे ट्रांसलेट किया, बट उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल politics, like all political struggle for power, therefore power is the mean through which nation promote their national interest। देखो दोस्तों, अपने देश के फ़ायदे के लिए, पावर को पाने के लिए ये संबंध बनाए जाते हैं, और स्टडी ऑफ दिस इंटरेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर पावर इज़ एट द कोर ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और पावर की चाहत के लिए ही हर देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाता है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अभी पाकिस्तान पे विपदा आई हुई है, ठीक है, और अगर इंडिया उसे बोल दे कि आप जो है क्या कहते हैं POK से या फिर कहीं से भी सैनिक हटा लो या कुछ कर लो, हम आपकी हेल्प कर देंगे, और वो बिल्कुल भूखे मरने की हालत में है और उसे कोई देश दुनिया में अनाज नहीं दे रहा, उसे पैसा नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगता है क्या वो करेगा ऐसा? या किसी के लिए भी, किसी भी देश के लिए वो ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी वो मजबूरी है, उसे कहीं ना कहीं करना पड़ेगा अपने लोगों की भलाई के लिए। तो मॉर्गेनथौ कहते हैं कि कुछ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ एक देश का दूसरे देश से फ़ायदा है, पावर की चाहत है। सब यहाँ पे कुछ नहीं, सबको पावर चाहिए और सबको अपने हित, अपने फ़ायदे चाहिए। तो जो बात मैंने शुरू में कही थी कि भाई किस तरह से दोस्त और दुश्मन कोई नहीं इस दुनिया में, सब के सब अपनी अपनी चाहत है और कुछ भी चीज़ कोई किसी को खैरात में नहीं देता। तो ये मॉर्गेनथौ का मानना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बहुत बढ़िया सा एक कंटेंट दे दिए, तो अगर आप एग्ज़ाम में ये सब लिखेंगे तो एक बहुत अच्छा दबाव पड़ेगा, नंबर देने पड़ेंगे और आपकी नॉलेज बहुत वाइड हो जाएगी। तो अब आप अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसे पढ़ने और समझने का विषय ही आपका बदल जाएगा। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या है। तो देखो अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं, पहले हमने क्या समझा था कि इंट्रो, मतलब कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बता दिया मैंने छोटे से छोटे वर्ड में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या है। तो पहले मैं बताया कि
ये ऊपर से देखने में कैसा है, इसकी कहीं ना कहीं मैंने एक आपको क्या बोलते हैं उसे, जो इसमें जैसे एक सफ़र बता दिया मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या, क्या लोगों का मानना है, उसके ऊपर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। अब कुछ एग्जांपल को अपनी तरफ से लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर बताए गए मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है। तो ऐसा बोला जाता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि सरकारों के बीच के संबंधों को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। मतलब कि जब लोगों का ऐसा, सरकारों के बीच, जैसे मान के चलो दो सरकार के बीच जो संबंध है उससे ही क्या कहेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। और एक मिनट रुकना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, तो किसी राह चलते से पूछेगी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, उसे जिसको बिल्कुल हो वो कहेगा भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। या जो मोदी और जो क्या कहते हैं जो चाइना के अपने हैं जो शी जिनपिंग, उनके बीच जो जो चाइना के राष्ट्रपति उनके बीच संबंध है वही है। अमेरिका इंडिया के संबंध क्या है, तो मोदी जी और जो बिडेन के बीच जो संबंध है वो वही है। तो एक आम जनता ये सोचती है, बहुत से लोगों की धारणा है कि जो दो सरकारों के बीच के संबंध है वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। उसके बाद में वही लोगों का मानना है कि दो राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री या अन्य प्रधानमंत्री के बीच ऑफिस या उनके जो सलाहकार होते हैं, उनके जो राजदूत होते हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यही जो आपस में संबंध बनाते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ भी नहीं है। तो मान के चलो आज के टाइम में अफ्रीका को वैक्सीन देनी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को, ठीक है, जैसे कोई भी छोटा मोटा देश हो गया, तो उनके बीच जो संबंध होगा, ठीक है दोस्तों, उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन करेगा, तो वो दो कंट्रीज़ के आपस के लीडर्स करेंगे। तो ये बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या है, ये आपसे हम मेरे से पूछ के थोड़ी ना किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई कि ये कौन करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, ये इन्हीं के बीच में होता है। जैसे अभी क्या हुआ है कि हमारे देश से एक देश में शायद उज्बेक में या कहीं दवाई भेजी गई थी, तो वहाँ पर उसे पीकर जो वहाँ के जो बच्चे थे 18 या कुछ बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि उसमें कोई केमिकल ज़्यादा मिलाया गया था जो नहीं मिलाना चाहिए था, जिससे उनकी किडनी जो थी फेलियर कर गई। तो अब यहाँ पर वो देश तो यहाँ पर आएंगे नहीं, यहाँ पर कुछ भी छानबीन करने या फिर जो यहाँ से उनको एक मुआवजा मिलेगा वो यहाँ से तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए दो देशों के बीच में जो संबंध बनाए जाएंगे तो वो किया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ जॉनसन बेबी का था, जॉनसन बेबी में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई थी जो हार्मफुल थी, तो उसका जो जितना भी नुकसान था वो उस दूसरे देश की जो जहाँ की कंपनी थी उसने दूसरे नेशंस के बंदों को दिया था वो मुआवजा। तो ये सब क्या हो रहा है, तो मतलब एक रिलेशन ही तो है, वरना कोई दूसरे देश दूसरे से क्यों एक दूसरे के कुछ भी करेगा। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो दो देशों के बीच कुछ भी होता है, जैसे मान के चलो भारत का कोई व्यक्ति कहीं पकड़ा जाता है और उसे रिलीज़ किया जाता है, तो ये दो देशों के बीच हो रहा होता है। तो इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब चीज़ें कहा जाता है। तो ये माना है कई लोगों ने देश के बीच आर्थिक व व्यापारिक, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है जो हमारा देश आर्थिक चल रहा है, जैसे मान के चलो भारत से चाइना का क्या है, सिर्फ ट्रेड है। तो यही ट्रेड ही तो हमारी दोस्ती या मतलब ना चाहते हुए हमें उनसे व्यापार करना पड़ता है या फिर उनसे संबंध रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे आर्थिक हित जुड़ा है और उनका हमसे आर्थिक हित जुड़ा है, क्योंकि वो भी हमसे सीधा सीधा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा ग्राहक जो है वो हम है, और हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, सस्ता प्रोवाइडर है, वो चाइना है। तो कहीं ना कहीं हमारे संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसी रूप में बंधे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक, व्यापारिक रूप और एक सांस्कारिक मतलब होता है कि जैसे मान के चलो अभी पाकिस्तान ने अपनी एक गुरुद्वारे पे, उनके उधर एक गुरुद्वारा है, तो उनमें हमारे इंडियन जा सकते हैं, फिर उसके लिए एक अलग वीज़ा, एक अलग गेट वे बनाया गया है। तो ये क्या है, हमारे सांस्कृतिक संबंध है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दुनिया में हमें कई बार सांस्कृतिक संबंध भी बनाने पड़ते हैं। कई बार वो लोग हमारे इधर कहीं मज़ारों पे आते हैं, कई जगह पर, तो दुश्मनी होने के बावजूद भी हमारा एक दूसरे से संबंध रहता है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो देशों के बीच जो संबंध बनाए जाते हैं दो देशों के सरकार के बीच आधारित होते हैं। अगर दो देशों के बीच सहयोग है, अगर उनके बीच में कॉपरेशन है, उनकी
आपस में बनती है तो वो कभी भी पावर के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। वो अपनी उनके बीच में कभी आप लड़ाई देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो जैसे आपको मैं इंडिया नेपाल के बीच में लड़ाई क्यों नहीं आपको देखने मिली? वहाँ के लोग एक दूसरे के देश में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ के लोग हमारे इधर व्यापार कर सकते हैं, हम वहाँ जाकर व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी नहीं दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि हमारा कॉपरेशन है, उनसे उनको सपोर्ट है, ठीक है। ऐसे ही सेम भूटान, हर एक कंट्री से थोड़ा थोड़ा तो झिटपुट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उनसे अच्छे संबंध है, तो कॉपरेशन। तो हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, वो कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम उन पर नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर संघर्ष है, जैसे हमारे ऐसी जगह जहाँ पर कई देशों को लड़ते हुए पाते हैं, उनके बीच घर नहीं ज़मीन का विवाद है, ठीक है। वो कहते हैं मेरी बाउंड्री है, ये तेरी बाउंड्री है। तो विचार को लेकर जो संघर्ष रहता है, इंसान के जीवन पर भी एक संघर्ष रहता है। जैसे मान के चलो दुनिया में सिर्फ यही हुआ है, तो जब ऐसा कोई संघर्ष होता है तो लड़ाई ठनती है, दुनिया में एक युद्ध होता ही होता है। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में भी हमने देखा कि किस तरीके से देशों के बीच आपस में युद्ध तथा संधियाँ थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं अफगानिस्तान में, जहाँ पीछे अमेरिकी फौज तालिबान के बीच संघर्ष था, इसमें कितनी जान माल की हानि हुई। तो देखो, जहाँ पर भी पावर की दिक्कत होगी वहाँ पर युद्ध होगा ही होगा। जहाँ पर दोस्ती होगी, जहाँ पर सहयोग होगा, वहाँ पर युद्ध नहीं होगा। तो दूसरे विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था? पावर्स जो थी बढ़ गई थी, है ना, एक्सिस एलाइज, और उन्होंने युद्ध किया। अब उस युद्ध में कितनी बड़ी आबादी मारेगी? अगर उस युद्ध में से कुछ व्यक्ति ऐसे होते जो दुनिया में कुछ खोज करते या फिर आज हमारी दुनिया को बदल सकते थे, तो कहीं ना कहीं हमें इससे बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये बताया गया है कि अगर दोस्ती है तो कुछ नहीं होगा, अगर उनके बीच में किसी पावर को लेकर स्ट्रगल है तो युद्ध होगा। जैसे आज के टाइम में अमेरिका और चाइना, या अमेरिका, रशिया और वर्ल्ड, तो इसमें इन दोनों के बीच में क्या है? बेकार के बेकसूर लोग मारे जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत जान माल की हानि होगी। अभी एग्जांपल मैंने अब बताई थी, तालिबान और अमेरिकी फ़ौज। तो तालिबान और अमेरिकी फ़ौज ने कितना तालिबानियों को मारा, तालिबानियों ने कितनी बार उनसे युद्ध किया, तो इसमें क्या हुआ? जान माल की हानि हुई। देश इतना पीछे हो गया, जिस कंट्री के पास अच्छे रिसोर्सेज थे वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। जो एक टाइम में उनके पास, जब दुनिया ने शुरुआत की थी अपनी, तो वो कहाँ थे और आज उनको कहाँ पीछे कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन विवादों के चक्कर में, शक्ति के चक्कर में, पावर के चक्कर में। और शीत युद्ध के टाइम भी हमने देखा है, शीत युद्ध के टाइम क्या हुआ था? एक कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज में कितना पैसा गया, कितने देशों को नुकसान हुआ, कितने देशों को बेकार का सहना पड़ा था। क्यूबा मिसाइल संकट आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जिससे देशों को अपने से पावर के लड़ना पड़ा, ठीक है, सिर्फ अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अर्थ का मतलब क्या है। अर्थ का मतलब यही बताया गया है कि कुछ लोग मानते हैं कि सरकारों के बीच का संबंध ही राजनीति है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 प्राइम मिनिस्टर, 2 प्रेसिडेंट, या फिर 2 फाइनेंस मिनिस्टर, या 2 अच्छे कूटनीतिक नेता जो होते हैं, जो उनके बीच जो संबंध होता है वही देशों का संबंध है। कोई किसी का मानना है कि आर्थिक संबंध ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। कईयों का मानना है कि अगर दोस्ती है तो, और सहयोग है तो दोस्ती रहेगी, अगर पावर की चाहत है तो वहाँ युद्ध होगा। उसके ऊपर कुछ उसने एग्जाम्पल दिए। अब जोशुआ गोल्डस्टीन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध जो स्थापित होते हैं वे राजनीतिक रूप से होते हैं। कूटनीति, युद्ध, व्यापार, संबंध और संधियाँ सांस्कृतिक लेन देन के आधारित पर होती है। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि हम ना कई बार चाहकर भी किसी देश से दुश्मनी नहीं कर सकते और चाहकर भी किसी देश से दोस्ती नहीं कर सकते। अब जैसे मान के चलो कुछ देश जो है, अगर मैं कुछ वीडियोस देख रहा था या फिर कुछ चीज़ें सामने आई थी, और ये सच्चाई भी है कि जैसे अगर पाकिस्तान में आप देखोगे तो वहाँ के लोग सिर्फ भारतीय से, उनका कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है, बट वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से हमसे लड़ाई लड़ते, सिर्फ धन की वजह से। उनका मानना है कि वो सुपीरियर है, उनका धन सुपीरियर है, और उसके बाद में हम यहाँ से ऐसा कुछ नहीं मानते, इसलिए सिर्फ लड़ाई है। तो हम चाहकर भी उनसे, अब वो सुपीरियर बोलते तो हम भी ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेंगे नहीं सुपीरियर नहीं है। तो यहाँ पर एक युद्ध ठन जाता है। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिर्फ वहाँ पर एक राजा उस राजा से दुश्मनी रखता था, इसलिए बेकार संबंध है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे अच्छी कूटनीति हो, जहाँ पे अच्छे संबंध हो, वहाँ पर दोस्ती हो जाती है, यहाँ पर संधि। मान के चलो पाकिस्तान का जो दोस्त है वो चाइना है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना एक दोस्त बन गई। अब इंडिया जो है चाहकर भी कभी चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा या उसे नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, या चाइना ने इंडिया का सपोर्ट नहीं किया। इस चीज़ से पाकिस्तान को पता चलता है कि वो उसका दोस्त है, क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर आधारित होती है दोस्ती या दुश्मनी। ये जोशुआ एस गोल्डस्टीन का मानना है। उनका मानना है कि भाई, या तो देखो संधि होती है, जैसे संधि का मतलब क्या है कि उस टाइम में अमेरिका जो था
ठीक है, यूके थे, ये सब एक तरफ थे, और रशिया जो था, चाइना था, वो एक तरफ थे। तो चाइना देखो, अमेरिका और रशिया की लड़ाई है ये, ठीक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त कौन है? यूके है। तो इसलिए वो इन 3 देशों से भी दुश्मनी कर लेगा। तो ये संधीय दुश्मनी, सांस्कृतिक दुश्मनी, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था इंडिया पाकिस्तान का, उसकी कूटनीति होती है कि कई बार हमारे आपसी दोस्ती, आर्थिक व्यापार, ये सब नहीं बैठते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के रूप में। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक हमने क्या समझा। यहाँ तक हमने ये समझा है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, वो कैसे काम करती है। तो आप एक बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इसका पार्ट 2 में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में, कि हम इसे एक सब्जेक्ट देखें तो कैसे देखें। अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है कि ये कैसा है, परिचय था इसका, अर्थ कैसे, इसका असली मीनिंग क्या है, ठीक है। परिचय में ये बताइए कि लोगों का क्या मानना था, कि बड़े बड़े लेखकों ने इसके बारे में क्या बताया। परिचय में, अर्थ में हमने क्या बताया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। और अब हम इसे देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट के रूप में देखिए तो क्या हो रहा है। तो ये बताया कि अगर हम एक विषय के रूप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक ही मकसद है, शांति स्थापित लाना। तो अगर हम सब्जेक्ट देखें तो अगर आप से पूछा जाए कि भाई एक सोसाइटी बना दी, मैंने आपको एग्जांपल के लिए, और सोसाइटी का हेड बना दिया जैसे, या फिर आपको मैं एक नेता बना दूँ अपने लगे, तो आप क्या चाहोगे? सबसे पहले शांति स्थापित करना, फिर प्रोग्रेस चाहोगे। तो वही दुनिया भी चाहेगी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब क्या है? शांति स्थापित करना। शांति के कई मतलब हो सकते हैं। अब शांति देखो, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दूसरे तरह से शांति किस तरह से हो सकती है? युद्ध के रूप में, फौज के रूप में, फौज ही शांति लाएगी। अब फौज युद्ध करके शांति लाएगी तो शांति बड़ी महंगी पड़ेगी। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का बेसिक जो था वो यही था कि एक संस्था बनाई जाए, एक बहुत बड़ी बॉडी बनाई जाए, जैसे मैं आज के टाइम में हम लोग यूएन कहते हैं। और ये यूएन बॉडी जो है वो दुनिया में होने वाली लड़ाइयों को पहले ही बातचीत से सॉल्व कर दे। यूएन के अलावा और भी कई संगठन अपने अपने 2 देशों ने, 10 देशों ने, 5 देशों ने भी अपने अपने बना रखे, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर हम सब्जेक्ट के रूप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक ही अर्थ है कि किसी भी तरह से दुनिया में शांति बनी रहे। तो दोस्तों, अब हमारा जो पहला चैप्टर था, या फिर जो पहला भाग था जिसके अंदर था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसकी वीडियोस मैं जल्दी ले आऊँगा और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक चीज़ और करना दोस्तों, कि मुझे बताना बिल्कुल जेन्युइन आप कि कैसा लगा लेक्चर, कहाँ पे लैग हुआ, कहाँ पे अच्छा लगा, और क्या चीज़ें सुधार हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, भारत माता की जय।